नमस्कार, मैं हेमंत कृष्ण, संकेत लाइव में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ आज पुनः एक बार डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा जी हाजिर हैं और आज हम एक फिर नए मुद्दे के साथ चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब जी, 2 दिन बाद तीसरे चरण का मतदान होगा 7 मई को जी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा क्षेत्रों पे मतदान होगा। कम से कम 26 सीटों का जो मतदान है वो मतपेटिका में बंद हो चुका होगा। अब ये जो चल रहा है इसमें जो भी सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैनपुरी से डिम्पल यादव जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी हैं। तो डॉक्टर साहब ये जो 10 सीटों पर मतदान होगा 7 तारीख को, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये जो 10 सीटें हैं इसमें कम से कम 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जो सीधे सैफई परिवार से जुड़ी हुई। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के परिवार से जुड़ी हुई और ये उनके जीवन की महत्वपूर्ण सीटें हैं। पिछली बार इन 10 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। तो इस बार क्या है? इस बार जो हमारा अपना मानना है या सोचना है, कम से कम 6 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पास होंगी और 4 में भाजपा होगा, यानी एनडीए होगा। लेकिन एक बात है, समझ लीजिए जी, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से घेर लिया है। अखिलेश यादव को अपनी सीट से कहीं बाहर नहीं निकलने देंगे, जबकि अखिलेश यादव के चरण में नहीं है चुनाव, लेकिन अखिलेश को उनके गढ़ में ही उन्होंने रोकने का पूरा प्लान तैयार कर रखा है कि अखिलेश यादव तब तक कहीं बाहर ना निकलने पावे, वो केवल मैनपुरी और कन्नौज और तमाम सीटों पर रहे। फिरोजाबाद में रामगोपाल यादव का लड़का लड़ रहा है, अक्षय कुमार, शिवपाल जी का लड़का लड़ रहा है बदायूं में। तो इस तरह ये सब परिवार की सीटें हैं। तो इसीलिए उनको इन्हीं के परिवार में उलझा करके और ताबड़तोड़ रैलियां इन 2 दिनों में होंगी, अखिलेश और उनके अमित शाह की और प्रधानमंत्री की। बिल्कुल होंगी। तो कैसे आप कहते हैं कि 6 सीटें जीत लेंगे? कैसे 6 सीटें जीत लेंगे? देखिए है क्या, इस बार का चुनाव सत्तारूढ़ दल भाजपा भले ये स्वीकार करे कि न स्वीकार करे, लेकिन इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, पब्लिक लड़ रही है, मतदाता लड़ रहा है। ये सीधे चुनाव भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में बैठाने का या पुनः सत्ता से हटाने का हो रहा है। नहीं तो वहां क्या जातिगत आधार पे वोट पड़ेगा या जो मुद्दा गरीबी, अमीरी, नौकरी, महंगाई, देखिए मुद्दे क्या होंगे? जाति का फैक्टर तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में इसको नकारा जा ही नहीं सकता। संभल से हम शुरुआत अगर कर देते हैं तो संभल में 5.5 लाख करीब मुस्लिम मतदाता है। तो एक तरफा हमको लगता है शफीकुर रहमान वर्ग के पौत्र लड़ रहे हैं चुनाव वहां। ठीक है, वो इस समय विधायक भी हैं और उनके दादा खत्म हुए थे, उसके स्थान पर उनको टिकट समाजवादी पार्टी दिया। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का तो 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता है, करीब 2.5 लाख यादव मतदाता है। अगर इसी को जोड़ दिया जाए तो इंडिया ब्लॉक पूरा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत कांटे का मामला होगा। जैसे तो इस सीट पर तो भाजपा को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये इतना आसान नहीं। भाजपा की सारी कोशिश ये है कि मुस्लिम और यादव को छोड़ के जितने अन्य दल हैं हमारे साथ आ जाए, लेकिन चुनाव सिर्फ मुस्लिम यादव नहीं वोट देने जा रहा है, सारे लोग हैं और उनके सामने परेशानियां, नौजवान भी हैं, सब उनके सामने परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है। तो बेरोजगारी मुद्दा होगा इस चुनाव? बिल्कुल है, ऑलरेडी मुद्दा चल रहा है, सिर्फ मतदाता बोल नहीं रहा है बस। अच्छा, दूसरी सीट जो है मैनपुरी, वहाँ डिम्पल यादव लड़ रही है,
वहां की क्या स्थिति है? वहां की स्थिति यह है कि करीब 3.5 लाख यादव मतदाता है, एक बड़ा मतदाता है। दूसरा क्या है, अखिलेश यादव ने अगल बगल की सीटों पर साक के उम्मीदवार उतारा है। क्योंकि मैनपुरी में यादव के बाद साक की है, वो करीब 3 लाख मतदाता है। भारतीय दब साक की जो है भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक होता है, लेकिन जिस तरह की रणनीति अखिलेश यादव जी ने तैयार की है उसके मुताबिक साक्य और यादव दोनों मिलकर बड़ा खेल कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को शिकस्त दे सकते हैं। नहीं तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के दो बड़े नेता जी, जैसे मुख्यमंत्री भी तीसरे को कह सकते हैं आप, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, इन 2 दिनों में ताबड़तोड़ जनसभा करेंगे। तो इसका कितना लाभ भाजपा को होगा? देखिए, लाभ भाजपा को होना चाहिए और होगा, लेकिन जिस तरह सैफई का पूरा परिवार, अखिलेश यादव जी अगर वहां न भी जा रहे हों या अखिलेश यादव जी को अपने लोकसभा क्षेत्र में फंसाना चाहते हैं, इसके बावजूद रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव जो बहुत बड़े संगठन करता है, शिवपाल जी, ये सब वहां डेरा डाले हुए हैं अपने परिवार की सीटों के लिए। ये कोई स्टार प्रचारक नहीं समाजवादी पार्टी के। नहीं तो मेरा ये कहना है कि ये 2 दिनों में पूरी तरीके को घेरा जाएगा और बीजेपी के जितने भी स्टार प्रचारक होंगे जी, वो इतना शब्द बाण लगाएंगे, वहां प्रयोग करेंगे, यहां तक कि वो ये साबित करना चाहेंगे कि इन पूरी जगहों पे इनके परिवार से कोई के अलावा कोई और नहीं मिला और सारा परिवारवाद का आरोप लगेगा कि वही लोग यह चुनाव लड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी तो आप समझिए कि पूरे देश में घूम घूम करके 3 शहजादाओं की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी जी, प्रदेश स्तर पर यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव को। तो ये परिवारवाद का आरोप जो वहां होगा उससे जनता पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ रहा इस चुनाव। 24 का चुनाव आप उन जितने अब तक के चुनाव हुए हैं उनसे आप अलग हट जाइए। वो कोई इस समय 2024 का चुनाव वो चुनाव ही नहीं हो रहा है। एक स्ट्रेटजी बना करके जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसे 80 से 80 सीट पूरी यूपी में चाहिए। भाई देखिए, तो आपकी बात से तो ये लगता है कि वो बहुत आधी भी सीट नहीं मिलेगी इनको 80 में। देखिए, एक रिपोर्ट है, एक सर्वे है, एक एनजीओ ने किया है, जिसमें 49% मतदाताओं का कहना था कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की 62 सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, 2 अपना दल के हैं, 64 है। 62 सांसदों में से 27 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में न कोई काम किया है, न कभी पूरे 5 साल में अपने क्षेत्र में गए। फिर मोदी की गारंटी का क्या होगा? मोदी की गारंटी तो चुनाव के बाद पता चलेगी। उसी रिपोर्ट में, उसी एनजीओ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जिन 80 में 80 की सीटों की बात कर रही, वहां वो 50 और 55 के बीच पहुंच पा रहे हैं, काफी पीछे जा रहे हैं। वोट का परसेंटेज भी डाउन है, लेकिन मतदाता बुखर नहीं है, बोल नहीं रहा है, बस बोल रहा है। अच्छा, ये तो चलिए तीसरे चरण की बात हो गई जी। अब थोड़ा सा हम आपको ले चलते हैं रायबरेली और अमेठी में जी, जहां हमारे प्रधानमंत्री जी के एक शहजादे रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अमेठी से लड़ना चाहिए था, वो भाग गए वहां से। भाई देखिए, ये तय करने वाले आप कौन होते हैं, या प्रधानमंत्री जी को यह अधिकार किसने दिया कि वो तय करें कि विपक्ष का नेता चुनाव कहां लड़ेगा? नहीं, राहुल गांधी वहां से कई बार सांसद रहे हैं, वो उनका घर रहा है और स्मृति ईरानी ने भी चैलेंज किया था कि हिम्मत हो तो आके यहां लड़ जाओ। उन्होंने एक अपने परिवार के ही एक व्यक्ति को, किशोरीलाल शर्मा जी को, वहां से उतार दिया है स्मृति ईरानी जी के सामने। अच्छा, एक बात ये और है कि प्रियंका गांधी ने घोषणा किया है कि वो 6 मई से चुनाव तक यही रहेंगे अमेठी में, अमेठी में डेरा डाल देंगी। तो एक बात तो मैं ये मानता हूं कि स्मृति ईरानी वहां मजबूत स्थिति में है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं, वो आसान भी समझ रही है और हमको भी लगता है कि आसानी से निकल जाएंगी। लेकिन एक प्रश्न ये होता है कि किशोरी लाल अमेठी के गांव के एक व्यक्ति से परिचित हैं। क्यों? कि जब इनके परिवार का राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, वहीं से सांसद रहे,
तो वहां के सारे लोग अगर कोई काम सारे। पड़ता था तो दिल्ली जाके किशोरी लाल ही वो बीच की कड़ी थे जो राजीव गांधी तक पहुंचाते थे। तो और अगर अगर प्रियंका गांधी ने वहां डेरा डाल दिया और किशोरी लाल, भाई वो राष्ट्रीय मुद्दा उठाएंगी, प्रधानमंत्री को घेरेंगी, वो लोकल मुद्दा उठाएंगे, और लोकल लोगों से जो उनका संपर्क है, जो संपर्क साधेंगे, ये दोनों चीजें हमें लगता है कि स्मृति ईरानी के ऊपर भारी पड़ने वाला है। अब उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी, योगी जी कौन सा इक्का चलाते हैं तुरुप का? कौन सा तुरुप का इक्का चलाएंगे? इस सीट को राहुल गांधी से जाने के बाद स्मृति ईरानी ने तो हलवा समझ लिया है, ये सीट अब मैं जीत जाऊंगी। जी, क्या कहना आपका? हलवा नहीं, सीट जीत जाए या हार जाए वो अलग की बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि किशोरी लाल शर्मा का चुनाव हवाई में हो जाएगा। चुनाव में जबरदस्त टकराव होगा, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल और एक जमीनी व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव। स्मृति ईरानी बड़े लेवल पे है और किशोरी लाल शर्मा बहुत छोटी लेवल पे हैं, आम आदमी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये चुनाव इतना आसान नहीं है। ये ठीक है, बड़ी स्टार है वो, प्रधानमंत्री जी चाहेंगे कि स्मृति ईरानी जीते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चाहेंगे कि स्मृति ईरानी जीते, लेकिन प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये तो चाहेंगे किशोरी लाल शर्मा जीते। अब बाजी किसके हाथ आएगी ये अलग की बात। अच्छा, ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने जी एक सर्वे किया है, किया है इन 10 सीटों पर जी, जो भी मतदान 7 तारीख को होना है। जी उसके बारे में कुछ कहेंगे? उनका उसमें भी कहना है कि उसमें कहना यह है कि 50-50 का खेल हो सकता है। 10 में 5 सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को और 5 पर भाजपा आ सकती है। सर्वे तो यहां तक कह रहा है कि 6 सीटें इनको मिल सकती हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को, और 4 सीटें भाजपा। तो आपका मानना है कि वो 50-50 हो सकता है। बात अब राहुल गांधी की जो कर रहे हैं रायबरेली को लेके, देखिए आपको याद होगा कि जब सोनिया गांधी जी कांग्रेस की वहां से सांसद हैं, आज की तारीख में अभी सांसद हैं रायबरेली से, उन्होंने जब राज्यसभा की ओर मुख किया था तो एक भावुक पत्र रायबरेली की जनता लिखा था पत्र उन्होंने। ये उसी का जवाब है कि मैं अपने पुत्र को आपके हवाले कर रही हूँ, मैं अपनी उम्र को ध्यान में रख के और अस्वस्थता को ध्यान में रख के सक्रिय राजनीति से किनारा कर रही हूँ। उनके पारिवारिक सीट रही है 1952 से। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के पति यानी राहुल गांधी के बाबा की विरासत है वो, बाबा से पौत्र तक पहुंच रहा है। हमारे ख्याल से 77 में एक बार कांग्रेस वहां से हारी है, राजनारायण से बिल्कुल इमरजेंसी के दौरान, और उसके बाद फिर जीत गई थी, और फिर इमरजेंसी के बाद वो जीत गई। तो ये उस सीट को भी तो बचाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, इसलिए राहुल गांधी वहां आए। इसको भागना और दौड़ना वाली बात नहीं लेना चाहिए। हमको तो ये लगता है जी कि कांग्रेस ने एक नई चाल चली है जी कि हम रायबरेली की सीट तो अपने पास रखें, लेकिन किशोरी लाल जिनको बहुत कमजोर समझा जा रहा है, भले वहां से प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ा करके मतलब हरा दिया जाए स्मृति ईरानी को। है क्या एक बड़ी जीत। नाम किशोरी लाल शर्मा है, हाँ, पर्दे के पीछे गांधी परिवार चुनाव लड़ रहा है और उसकी कमान भी जो है प्रियंका गांधी चुनाव तक संभालेंगी। यानी दो जबरदस्त महिलाओं की टक्कर पहुंची यहाँ। अच्छा, हुआ क्या था? हमें जो लगता है राहुल गांधी को अमेठी में लोग फंसाना चाहते थे, वहां टफ होती लड़ाई, तो उनको सारा समय वहां लगाना पड़ता। तो देश में जो तमाम जनसभाएं उनको करनी थी, जो सारा प्रचार के रूप में उनको काम करना था, वो वहां फंस के रह जाते। अब रायबरेली में उतनी मेहनत तो उनको नहीं करनी है, इतनी नहीं करनी, तो उन्हें पूरे देश में भी घूम करके बिल्कुल उतनी मेहनत नहीं करी। कल देखिए जब उन्होंने परसों पर्चा दाखिल किया, कोई बात नहीं कि कुछ नहीं कहा और अपना चले गए। अब जब तारीख तय होगी तो अखिलेश यादव और उनकी मिलीजुली होनी है सभा। अच्छा, अब लगभग खत्म है, तो एक अंतिम सवाल मेरा आपसे, जी बताइए। थोड़ा दिल्ली से आप पार्टी से है। हाँ, आज तिहाड़ जेल में, जेल नंबर 3 में कल एक कैदी की एक हत्या हो गई। ठीक है। और 7 तारीख को दिल्ली के मुख्यमंत्री की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में बहस है। हो सकता है उनको उस दिन जमानत मिल जाना चाहिए। लेकिन जो खबर आ रही है
और आप पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप भी लगाया था कि केजरीवाल की जान को वहां पर खतरा है। तो ये भी खबर आ रही है कि केजरीवाल दहशत में भी है वहां पर। बिल्कुल। और 4 साल में 6 हत्याएं तिहाड़ जेल में हो चुकी हैं। ये तो बहुत गंभीर समस्या, गंभीर सवाल बहुत है। गंभीर समस्या। अगर जेल में और एक बात और है, होती रही, कल जब उनकी पत्नी सुनीता उनसे मिलने गई तो जेल प्रशासन ने सुनीता को, उनकी पत्नी को केजरीवाल से मिलने नहीं दिया और कल ही वहां हत्या हो गई। ये एक गलत परंपरा का निर्वहन हो रहा है, जो गलत है। कैदी से मिलना, और वो भी उसकी पत्नी है, तो ये कोई उसके केजरीवाल जेल से सरकार भी चला रहे हैं, वो मुख्यमंत्री भी है। मुख्यमंत्री भी अभी मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं दिया हुआ है। एक मुख्यमंत्री की जान को खतरा है, तिहाड़ जेल में है, ऐसा आपके तमाम नेता कह रहे हैं। संजय सिंह ने भी आरोप लगाया हुआ है कि उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा से खिलवाड़ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट इन शर्तों पर जमानत दे दे कि आप चुनाव प्रचार में भाग नहीं लेंगे, लेकिन नहीं, चुनाव प्रचार के ही लिए तुमको जमानत देंगे, और अगर नहीं देते हैं तो ये कर सकते हैं कि वो जेल उनकी बदल दी जाए। हाँ, लेकिन ऐसी कौन सी गारंटी कि दूसरे जेल में नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल भाई, एक मुख्यमंत्री है, आप उसको गेस्ट हाउस में भी रोक सकते हैं। गेस्ट हाउस में भी रोक सकते हैं, सही बात आपने कहा। बस इसी मुद्दे पे खत्म करते हैं। नमस्कार।